मैं ईवीएम का विरोध कर रहा हूं। ईवीएम जब तक नहीं हटेगी तब तक इस देश की जो व्यवस्था है सुधरेगी नहीं। और सीधे शब्दों में कहूं, आप बीजेपी को नहीं हटा पाएंगे। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो जजमेंट निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इलेक्शन कमिश्नर को, चाहे चीफ इलेक्शन कमीशन हो और चाहे बाकी जो इलेक्शन कमीशन है, उनको सरकार ही चुनती थी। अब सरकार की बजाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमेटी में होंगे, विपक्ष के नेता जो लोकसभा में हैं, या विपक्ष के नेता न हो तो जो सबसे बड़ा दल है उसके जो नेता हैं वो, और प्रधानमंत्री, तो ये 3 लोग हो गए। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये उम्मीद की जाती है कि जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 और जो बनेंगे, वो लोग ऐसे बनाए जाएंगे जो इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करें, जो बिना डरे काम करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट में यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करने में झिझके नहीं, डरे नहीं। तो इस बात की उम्मीद की जाती है। लेकिन इसमें जो कमी है वो कमी यह है कि वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जिसको 24 घंटे के अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद में 24 घंटे के अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन बना गया, उसको भी हटाना बहुत जरूरी है। और केवल उसको नहीं, बाकी 2 जो हैं उनको भी हटाना बहुत जरूरी है। अगर यही लोग रहते हैं और इन्हीं के रहते हुए चुनाव हो 2024 का, फिर आप किस बात की उम्मीद करते हैं? फिर तो ये सरकार द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है ना। तो इनको हटाने की जरूरत है। और दूसरा, ईवीएम को हटाने की जरूरत है। मैं बार बार एक सवाल पूछता हूं, आप लोगों के माध्यम से भी पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सारे के सारे जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, इसके अलावा इस देश की 24 हाई कोर्टों में हाई कोर्टों के सारे जजेस, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनमें डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मजिस्ट्रेट, सिविल जज, इसके अलावा जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, जितने भी तरह के आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जितने भी पीएचडी वाले हैं, जितने भी जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वो सारे के सारे वकील हैं? क्या वो बता सकते हैं कि ईवीएम कैसे काम करती है? मैं लिख के दे रहा हूं कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो, और इसके अलावा जो दोनों कमिश्नर है, वो भी नहीं बता सकते कि ईवीएम कैसे काम करती है। तो शर्म नहीं आती कि ईवीएम का पता नहीं कि कैसे काम करती है और उसी व्यवस्था से चुनाव हो रहे हैं, जिस व्यवस्था को 99% लोग जानते ही नहीं है कि ये कैसे काम करती है, उससे चुनाव हो रहा है। तो केवल इनके बढ़िया आप चीफ इलेक्शन कमीशन बना दो, कमेटी बनाइए उसके हिसाब से, जब तक इनको नहीं हटाओगे और इसके अलावा ईवीएम को नहीं हटाओगे, और केवल ईवीएम नहीं, चुनाव पूरे देश में एक ही दिन में होना चाहिए। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, ना मानवीय संसाधनों की, ना पैसे की। तो एक ही दिन में चुनाव हो और 4 घंटे के बाद में काउंटिंग शुरू हो जानी चाहिए। ये नहीं हो कि 8 फेज में चुनाव हो रहा, मतलब बेईमानी की बिसात पहले बिछाए दे रहे हैं। 8 फेज में चुनाव हो रहा, 2-2, 2.5 महीने चुनाव हो रहा, 1.5, 2-2 महीने वो रखी रहती है मशीनें, तब उनकी गिनती होती है। और गिनतियों में भी गिनती जो हो रही है उस पर्ची की नहीं हो रही जिस पर्ची पर देखकर आप ये करते हैं, हाँ भाई मेरी वोट इसी को गई है। वीवीपैट की पर्चियों की गिनती नहीं हो रही। तो एक चीज नहीं, बहुत सुधारों की जरूरत है। और जब तक ये सारे नहीं होंगे तब तक चुनाव प्रक्रिया सुधरेगी नहीं। मोहन भागवत नहीं, प्रधानमंत्री अगर ईवीएम का जिक्र करने लगे, आपको मालूम है गुजरात चुनाव के बाद में ईवीएम का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। अब इन 3 राज्यों में जो चुनाव हुए, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में, तो ईवीएम का जिक्र किया। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री देखता है कि कहां-कहां से ईवीएम के खिलाफ आवाज उठ रही है। निश्चित रूप से सरकार के कानों में आवाज है और हम पूरी कोशिश करेंगे, हालांकि जनता बड़ी सोई हुई है, फिर भी हम उसे जगाने का प्रयास करेंगे, चाहे हमें गांव-गांव जाना पड़े, लेकिन इस ईवीएम की लड़ाई को जन आंदोलन में परिवर्तित करेंगे और ईवीएम को हटा के ही दम लेंगे। मैं क्या सपना पूरा, उनका सपना पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि जिस राष्ट्र की बात कर रहे हैं वहां ऊंच नीच है, वहां भेदभाव है, वहां लोगों के प्रति घृणा सिखाई जाती है, नफरत सिखाई जाती है। और बुद्ध की बात जहां तक है, वहां पे समानता की बात होती है, वहां पे करुणा की बात है, वहां प्रेम की बात है, वहां मैत्री की बात है, वहां सबके भले की बात है, पूरे प्राणी मात्र के भले की बात है। वहां नहीं है जिसकी बात आप कर रहे हैं। जिन्होंने छेड़खानी की है तो तुम्हारे ही भाई, वो जिन्होंने जो भी कुछ किया तुम्हारे ही थे, अब तुम उनकी गलती सुधार लो। समीक्षा की बात कर रहे हैं, करने दो उन्हें, करने दो समीक्षा से, हमें क्या लेना देना है, हमें अपना काम। हम ये नहीं चाहते कि समीक्षा की बात, हम चाहते हैं कि इस देश के लोग जो हैं, विशेषकर बहुजन समाज के लोग, बुद्ध की वाणी को समझें, बुद्ध की शिक्षाओं पर उनका आचरण करें और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बताया गया जो रास्ता है उस पर चलें, तभी उनका कल्याण होगा। नहीं तो विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। धीरे धीरे समझ रहे हैं कि सही मायने में उनकी विचारधारा ही अंबेडकरवाद है। तो वो अंबेडकरवाद को जैसा भी बताया गया कि वे रास्ता भूल गए थे और पता नहीं था, अब वो रास्ता उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है और अब वो अपने जो लक्ष्य है उसको समझ रहे हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी तरफ निश्चित रूप से पता लगने की क्या बात है, तो है ही भाई, जिन्होंने व्यवस्था बनाई उनके हिसाब से तो हम शूद्र ही हैं, लेकिन हम शूद्र नहीं, शुद्ध लोग हैं, बिल्कुल पूरी तरह से परिशुद्ध लोग हैं और हम बुद्ध के रास्ते को मानने वाले हैं, उनके रास्ते पर चलने वाले हैं। हिंदू गाली है भाई, मैं तो बिल्कुल कहता हूं इस बात को कि कहना नहीं चाहिए। और मैं क्या कह रहा हूं, जो बात आप ये कह रहे हो वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है इस बात को, और इस देश का इतिहास इस बात को कहता है। और
मैं ना हिंदू था न मैं हिंदू हूं, मैं बुद्धिस्ट था और बुद्धिस्ट हूं। और बाबा साहब की बात में भाषा में कहूं तो मैं भारतीयता प्रथमतः और अंततः भारतीय हूं। कहा जा रहा है कि हम पिछड़ों को गुमराह कर रहे हैं, नहीं, हम रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये शब्द तुम्हारा है। हिंदुओं को कमजोर करने की साजिश है आप लोगों की। वो मजबूत कब थे भाई? जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारे मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, गवर्नर जो हिंदू, सुप्रीम कोर्ट में हिंदू, हाई कोर्ट में हिंदू, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदू, सब जगह हिंदू हिंदू, फिर भी करें हिंदू खतरे में, तो वो तो डरे हुए तो पहले से ही हैं। आप विरोध करने लग जाते हैं ना। कहेगा अबे हम तो सही बात करेंगे, वो गलत काम करेंगे तो उसका विरोध करेंगे ना हम। ठीक से ऐसा ब्राह्मण इतना समझदार नहीं हुआ, इतना बुद्धिमान नहीं हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से उदाहरण समझ लें। हम सब जानते हैं कि किस चीज का अर्थ क्या है और हम सही अर्थ निकालते हैं। संविधान में कोई सुविधा है क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? संविधान में यार मेरे, तुमने संविधान पढ़ा नहीं है? संविधान में हिंदू राष्ट्र किसी राष्ट्र की बात नहीं है। इंडिया दैट इज भारत, भारत की बात है। और भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, रहते रहेंगे। यहाँ हिंदू भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, सभी लोग हैं, सिख भी हैं, सभी लोग रहेंगे। यार सपना देख लो, सपना देखने में क्या को मना करता है सपने देखने से? कौन से? धीरेन्द्र शास्त्री। मैंने अभी तो कहा यार, तुम जिन बाबा की बात कर रहे हो, ये बाबा बीजेपी के छोड़े हुए गुंडे हैं भगवा वेश में, इनकी बात कर रहे हो तुम। आपने उनका दरबार नहीं लगने दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। किसका? धीरेन्द्र शास्त्री का 10-12 दिन से दरबार नहीं लगा। तुमने कब देखा मुझे कि मैं वहां गया भाई? अरे आपके लोग हैं नीला गमछा पहन के। ये तो अच्छी बात है यार, ये तो खुशी होनी चाहिए कि नीली क्रांति इतनी मजबूत हो गई है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों का दरबार नहीं लगने दे रहे। तो खुशी की बात है, इसका तो जश्न मनाना चाहिए भाई। बढ़िया गलती उनके भाई ने करी है, सजा धीरेन्द्र शास्त्री को। अबे तो है तो भाई तेरा, तुझे अपने भाई को सजा देनी चाहिए। तो तू नहीं मानेगा तो सजा हम देंगे, सीधी सी बात है भाई। तो आप डराओगे साधु संतों को? भाई डराएंगे नहीं, लेकिन अगर कोई गलत कहेगा, गलत करेगा तो उसका विरोध करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे और कानूनी रूप से करेंगे। बनाते हैं तो 2 मिनट के अंदर सभी का। किसका? जो लोग जाते हैं वहाँ पर। बनाया तुम्हारा पर्चा? पब्लिक जा रही है, तुम बताओ अपनी बात। ये तो पब्लिक के और इनके कैसे पर्चे बनाए जाते हैं सब मालूम। हाथरस केस में जो होना था वही हुआ, सारे लोग छूट गए। और क्या होना था भाई? जब उस परिवार को आज तक पूरा कैद करके रखा है, तो उस परिवार में से कोई भी व्यक्ति कैसे गवाही देगा, क्या देगा? आप ये देखो ना सारी चीजें। तो ये जो गुंडागर्दी चल रही है सरकार की, इसको गुंडागर्दी को तोड़ना पड़ेगा, तभी सारी चीजें आगे हो पाएंगी। लेकिन रेप की धाराएं भी नहीं है सर उसमें। कितने नीचे जाएंगे सर? अरे यार अभी तो यार और काम, अभी तो उसका और है, बैंड बजेगा, अभी और नीचे जाएगा। उस केस में जो एक को सजा हुई है संदीप को, उसमें रेप की धाराएं भी नहीं लगाई है। SC/ST एक्ट में देखिए उनको जेल में डाला गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ होने वाला नहीं है। ये सारी चीजें ऐसे ही आईवाश की तरह होती रहेंगी और सब लोग बरी हो जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है।